गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेली जीएस एनालिसिस। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, जो इसका एग्ज़ाम आने ही वाला है कुछ ही दिनों में। हमने इससे पहले कई सारे क्वेश्चंस को जो है डिस्कस किया था। आज मैं एक नई टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूं, तो आइए बिना देर के इन सभी प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं और आशा करता हूं कि आपको कहीं ना कहीं ये प्रश्न परीक्षा में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था शुरू करने का प्रयास किया गया था? आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स? ऑप्शन ए है चार्टर अधिनियम 1833, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी है चार्टर अधिनियम 1853 या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली या सीधी प्रतियोगिता प्रणाली प्रारंभ करने का प्रयास किया गया था। एंड देन चार्टर अधिनियम 1853 में जो है पहली बार जो है सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो जो इसमें सेवकों के चयन के लिए जो है प्रणाली आरंभ करने का प्रयास किया गया था, वो प्रयास किया गया था 1833 में, लेकिन शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1853 से, यानी पेपर जो लेने जाने शुरू हुए थे वो 1853 से शुरू हो गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संबंध में न्यायिक सक्रियता की अवधारणा है। ऑप्शन ए है, विवेकाधिकार की गुंजाइश के बिना न्यायपालिका सख्ती से और संकीर्ण रूप से कानूनों की व्याख्या करती है। ऑप्शन बी है, न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या इस तरह से करती है जो सरकार और कार्यपालिका का पक्ष लेती हैं। ऑप्शन सी है, न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या इस तरह से करती है जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती हैं और हाशिए पर स्थित समूहों के अधिकारों की रक्षा करती हैं। और ऑप्शन डी है, न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या इस तरह से करती है जो सरकार के अन्य विभागों की शक्ति को सीमित करती है। आपको बताना है कि भारत की न्यायिक सक्रियता की अवधारणा में निम्नलिखित में से भारत से इनका किसका संबंध है इनमें से? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या इस तरह से करती है जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती हैं और हाशिए पर स्थित समूहों के अधिकारों की रक्षा करती है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है। और दूसरा कथन है, भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है एक और दो दोनों, ऑप्शन सी है केवल दो और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, केवल दो, यानी कि भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो है नहीं लगाया गया है। राष्ट्रपति भारतीय राज्य का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी होता है और संयुक्त राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि ये क्या है, राष्ट्रपति की योग्यता से मतलब नहीं है इसको, इसमें राष्ट्रपति के बारे में बताया गया कि भारत में जो है एक राष्ट्रपति होगा, उसके चुनाव प्रक्रिया के बारे में नहीं दिया गया है। ठीक है जी। और अनुच्छेद 58 जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया या उसके योग्यता के लिए बाधित करता है या बात करता है। तो जो ये 52 है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 58 जो है उसकी योग्यता का वर्णन या चुनाव प्रक्रिया के लिए जो उम्मीदवार होगा उसके बारे में वर्णित करता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई के लिए नाली के पानी का उपयोग करने की योजना तैयार करने का निर्णय लिया है? आपको बताना है कि किस तारीख से उत्तर प्रदेश सरकार सिंचाई के लिए पानी जो है आएगा वो नाली के ज़रिए जो है उपयोग किया जाएगा, उसकी योजना तैयार करने का निर्णय लिया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, 3 सितंबर 2022 को। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासन प्राधिकरण को 3 सितंबर 2022 को राज्य में फसलों की सिंचाई के लिए नाले के पानी का उपयोग करने की योजना तैयार की है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि नालों के पानी का नदियों में प्रवाह न हो और सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश ने कहा कि इससे नदियों के प्रदूषण में जो है कमी आएगी और सिंचाई की लागत भी कम होगी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने द ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी शीर्षक पर रिपोर्ट जारी की है? पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, दूसरा है वर्ल्ड बैंक, तीसरा है अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर और चौथा है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद।
सो आपको बताना है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल द ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। ऑप्शन ए है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर और ऑप्शन डी है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। द ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की वॉक फ्री और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन से के बीच सहभागिता के तहत तैयार किया गया है। नवीनतम वैश्विक अनुमान बताते हैं कि 2021 में 50 मिलियन लोग आधुनिक गुलामी दासत्व में रह रहे हैं। इनमें से 28 मिलियन लोग जबरन श्रम में थे और 22 मिलियन लोग जबरन विवाह में फंसे हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के क्षेत्र के सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता हेतु कार्य करेंगे। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ऑल द अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट एज एन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आपको इस क्वेश्चन का ऑप्शन बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 141, दूसरा है अनुच्छेद 142, तीसरा है अनुच्छेद 144 या चौथा है अनुच्छेद 145। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी अनुच्छेद 144। संविधान का अनुच्छेद 144 कहता है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला है चुनावी बॉन्ड को भारत के निवासियों और भारत में स्थापित या निगमित इकाइयों द्वारा खरीदा जा सकता है। दूसरा है कोई भी राजनीतिक दल जिसमें पिछले राज्यसभा चुनाव में कुल पड़े मतों में से कम 1% मत हासिल किया है तो वह चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला है केवल एक सही, दूसरा है 1 और 2 दोनों, तीसरा है केवल 2 और चौथा है ना तो 1 और ना ही 2। इन कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैन बी purchased by Indian citizens or entities incorporated or established in the country। और सेकंड है any political party that has secured not less than 1% of votes polled in the last Rajya Sabha elections are eligible to receive funding through the electoral bonds। नीचे दिए गए आपके कूट में से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए केवल एक सही। ठीक है जी। चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को अनुदान देने हेतु एक वित्तीय साधन है। चुनावी बॉन्ड बिना किसी अधिकतम सीमा के 1,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के गुणकों में जारी किए जाते हैं। भारतीय स्टेट बैंक इन बॉन्डों को जारी करने और एनकैश करने के लिए अधिकृत है। ये बॉन्ड जारी करने की तारीख से 15 दिनों तक वैध रहते हैं। यह बॉन्ड केवल पंजीकृत राजनीतिक पार्टी को निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय होते हैं। जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, यह बॉन्ड भारत के निवासियों और भारत में स्थापित या निगत इकाइयों द्वारा जारी जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में प्रत्येक 10 दिनों की अवधि हेतु खरीदे जा सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 2 सितंबर 1946 को गठित भारत की अंतरिम सरकार के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सदस्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ संबंधित विभाग दिया गया है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के संबंध में ये दिया गया है, तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर को मैच करना पड़ेगा। सबसे पहले है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो खाद्य एवं कृषि से संबंधित थे। उसके बाद आते हैं जगजीवन राम। जगजीवन राम जो थे श्रम मंत्रालय देख रहे थे उस समय। उसके बाद है लियाकत अली खान जो कि वित्त मंत्रालय देख रहे थे। और सी राजगोपालचारी जो थे ये उस समय पे शिक्षा एवं कला विभाग को देख रहे थे। तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, आइए नीचे देख लेते हैं कौन सा इनमें से करेक्ट हो जाएगा। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। इसके अलावा जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेश और राष्ट्रमंडल से संबंधित चीज़ें देख रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह एवं सूचना प्रसारण देख रहे थे।
अब्दुल रब निश्तर जो है डाक एवं विमानन देख रहे थे। C.H. भाभा जो थे वो कार्मिक खनन एवं ऊर्जा देख रहे थे। सरदार बलदेव सिंह जो थे रक्षा मंत्रालय देख रहे थे। और जॉन मथाई जो है उद्योग एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित थे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन दो मिशनों ने मंगल ग्रह के आकाश में पैची प्रोटॉन ऑरोरा पाए हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किन दो मिशनों ने मंगल ग्रह के आकाश में पैची प्रोटॉन ऑरोरा पाए हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी है दाविंची, ऑप्शन सी है अमीरात मंगल मिशन, ऑप्शन चौथा है माविन। नीचे दिए गए कूट में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, यानी 3 और 4 दोनों सही हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाजार उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। सो आपको बताना है कि बाजार उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश है इसमें जो है इंडिया लेवल पे यूपी का क्या जो है रैंकिंग रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा है दूसरा, तीसरा है पाँचवा और चौथा है नौवां। सो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है दूसरा। 2 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सूचना दी कि उत्तर प्रदेश देश में बाजरा उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। ठीक है जी, तो बाजरा उत्पादन में यूपी का जो स्थान है वो दूसरा है। राज्य में लगभग 50 लाख मीट्रिक टन बाजरे का उत्पादन होता है, जो देश के कुल बाजरा उत्पादन का 19.69% है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव पर अमल करते हुए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स या कदन्न वर्ष घोषित किया है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने 11 सत्र 2 साल 11 महीने और डैश दिनों में जो है पूरा किया था। तो कितने दिन का होता है बताना आपको। भारत की संविधान सभा जो है कितने दिन की होती है यहाँ पे आपको बताना है एक तरह से। तो इस क्वेश्चन में जो पहला ऑप्शन है 16 दिन में किया था, दूसरा है 17 दिन में किए, तीसरा है 18 दिन में किया और चौथा है 19 दिन में किया। सो आपको बताना है द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया हैज 11 सेशन ओवर 2 years and 11 months एंड हाउ मेनी डेज। सो इस क्वेश्चन का जो सिंपल सा क्वेश्चन है वो 18 दिन आ जाएगा। ठीक है जी, तो भारत की संविधान सभा ने 11 सत्र 2 साल 11 महीने और 18 दिन में संपादित हुए थे। संविधान निर्माताओं को लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था और संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार किया गया। भारत के संविधान को तैयार करने में कुल जो है 64 लाख रुपए खर्च किए गए थे। संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। यह 1951-52 में पहले आम चुनाव के बाद नई संसद के गठन तक 26 जनवरी 1950 से भारत की अस्थायी संसद के रूप में जारी रहा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल के तौर पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही आपको बताना है। पहला है व्यक्ति की आयु 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए और दूसरा है उसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन क्या पहला कथन सही है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, यानी केवल 2 सही है। राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है, लेकिन राष्ट्रपति की तरह वह नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। ठीक है जी, यानी नाम मात्र का या संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। हालांकि 1956 के 7वें संवैधानिक संशोधन में नए व्यक्ति को 1 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने के लिए सुविधा प्रदान की गई। संविधान किसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए केवल 2 योग्यताएं निर्धारित करता है। पहला है वह भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा है उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। तो 25 नहीं है, ये मिनिमम जो एज है वो 35 ईयर्स है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कालक्रमबद्ध क्रम में निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहला है जाकिर हुसैन, फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, फिर जो है KR नारायणन और फिर जो है रामनाथ कोविंद। सो इसमें जो सबसे पहले आएंगे वो आएंगे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। सबसे नंबर 1 सबसे पहले जाकिर हुसैन जी आ जाएंगे। फिर दूसरे नंबर पे आएंगे KR नारायणन, जिनका कार्यकाल जो है 1997 से 2002 तक रहा था। उसके बाद आ जाएंगे आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि 2002 से 2007 तक रहे। और फिर रामनाथ कोविंद, जो कि 2017 से लेकर के 2022 तक रहे। तो एक उसके बाद आएगा आपका पहले का पहला हो जाएगा, फिर तीसरा, फिर उसके बाद जो है आपका इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहले ये, फिर उसके बाद ये,
फिर उसके बाद ये और फिर ये। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, जिनको अनुगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? पहला है, इसने अधिकतम आय सीमा की शर्त को समाप्त कर दिया है। और दूसरा है, 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने कौन सा कथन जो है इसमें से या क्या जो है समाप्त कर दिया है या किसको प्राथमिकता दी, आपको बताना है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। 11 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने, उनके जो चेयरमैन थे डॉक्टर लालजी प्रसाद ने क्या बोला है कि अनुगम को स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए अधिकतम आय की सीमा की शर्त को खत्म कर दिया गया है। डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने बताया कि अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ ले सकता है। कोई 2.5 लाख रुपए तक सालाना आय वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है जी, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने 64वां रोमन मैग्सेस पुरस्कार जीता है? तो आपको बताना है कि रोमन मैग्सेस पुरस्कार जो 64th था वो कौन जीते हैं। ऑप्शन ए है रविश कुमार, ऑप्शन बी है तदाशी हटोरा, ऑप्शन सी है अजीत अंजुम या ऑप्शन डी है फिरदौसी कादरी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, तदाशी हटोरा। 64वें रेमन मैग्सेस पुरस्कार का आयोजन 20 नवंबर 2022 को फिलीपींस के रेमन मैग्सेस सेंटर में किया गया। एशिया के प्रमुख पुरस्कार और सर्वोच्च सम्मान के 4 प्राप्तकर्ता सोथियारा छिम, देन उसके बाद मनोचिकित्सक कंबोडिया से थे, उसके बाद है तशाही होटेरा नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं जापान से, और उसके बाद है बर्नाडेट मैड्रिड बाल रोग विशेषज्ञ हैं, इनको मिला था। विनोबा भावे को भी जो है आपको पता होगा कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिल चुका है 1958 में। ठीक है जी, और रविश कुमार जी को जो है ये पुरस्कार जो है 2019 में प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का अंग है? तो आपको बताना है कौन राजनीतिक कार्यपालिका का अंग है। पहला है जिला कलेक्टर, दूसरा है गृह मंत्रालय के सचिव, तीसरा है गृह मंत्री और चौथा है पुलिस महानिदेशक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गृह मंत्री। गृह मंत्रालय जो गृह मंत्री जो होते हैं वो आपके जो है निर्वाचन प्रतिनिधि होने के कारण गृह मंत्री राजनीतिक कार्यपालिका का सदस्य होता है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने हेतु संसद को शक्तियां प्रदान करता है? आपको बताना है कि कौन सा भाग है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर्स। सबसे पहला है पार्ट 7th, उसके बाद है आपका पार्ट जो है 14th, उसके बाद आएगा पार्ट जो है 17 और पार्ट 20। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि भाग 20। संविधान के भाग 20 में उल्लेखित अनुच्छेद 368 संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद को शक्तियां प्रदान करता है। अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संशोधन उद्देश्य से संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़ बदल या निरस्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है कि संविधान सभा जो पहली गठित हुई थी उसकी जो है प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कहते हैं हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, फिर HC मुखर्जी, फिर JB कृपलानी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे इनको जो है संविधान सभा की प्रांतीय समिति का जो है अध्यक्ष बनाया गया था। भारत की संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों के निपटने के लिए कई समितियों का गठन किया गया था, जिसमें कि 8 समितियां बहुत ही प्रमुख थी। सबसे पहले थी संघ शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, फिर प्रांतीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल, फिर संघ संविधान समिति जो था उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके बाद जो है आपका प्रारूप समिति था डॉक्टर BR अम्बेडकर, नियम और प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्य समिति राज्यों के साथ बातचीत के लिए समिति जो थी उसके थे जवाहरलाल नेहरू जी, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए है माना पटेल, ऑप्शन बी है शिखा टंडन, ऑप्शन सी है शिवानी कटारिया या ऑप्शन डी है अपेक्षा फर्नांडिस। सो हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू रीच द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी अपेक्षा फर्नांडिस। अपेक्षा फर्नांडिस विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला बनी है। वह लीमा पेरू में 200 मीटर पहले महिला बटरफ्लाई शिखर सम्मेलन के 8वें स्थान पर रही थी। ठीक है जी। यह प्रतियोगिता वर्ष 2022 कैलेंडर वर्ष के अंत में 14 से 17 वर्ष की आयु की लड़कियों और 15 से 18 वर्ष की आयु के लड़कों के लिए खुली थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? बहुत ही सिंपल सा सरल सा प्रश्न है। इत्र का नाम आते ही सबसे पहले आपके मन में कन्नौज आना चाहिए और इत्र के लिए सबसे अधिक मशहूर है तो कन्नौज है, तो सीधा सा आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं आपको बताना है। संविधान का भाग दिया गया एक तरफ और एक तरफ जो है उसकी विषय वस्तु दी गई है। सो भाग 2 जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागरिकता। उसके बाद भाग 3 किससे संबंधित है? तो ये है मौलिक अधिकार। उसके बाद जो भाग आपका 9 है ये किससे संबंधित है? तो भाग 9 जो आपका संबंधित रहेगा वो है आपका पंचायत से। और उसके बाद जो भाग आपका 15 है वो किससे संबंधित है आपको बताना है। तो भाग 15 जो है वो राजभाषा से नहीं संबंधित है, वो संबंधित है निर्वाचन से। ठीक है जी। तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। आप इसको एक बार मुझे बताएंगे कि भाग जो 17 है वो किससे संबंधित है? तो वो जो रहेगा वो सरकारी भाषा से संबंधित है। ठीक है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, राज्य का न्यायिक कार्यपालिका मुख्यमंत्री होता है। ठीक है जी। और दूसरा कारण है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। नीचे दिए गए कूट में से कौन सा सही उत्तर है आपको बताना है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और ऑप्शन डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा आपका। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, वो है ऑप्शन डी, यानी कि जो है ए गलत है लेकिन आर सही है। ठीक है जी। तो राज्य का न्यायिक कार्यपालिक जो है मुख्यमंत्री होगा, ये गलत है। भारत में राज्य के मुख्यमंत्री को वास्तविक कार्यकारी माना जाता है क्योंकि वे राज्य सरकार के प्रमुख होते हैं। ठीक है। और राज्य के प्रशासन और कार्यकारी कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं है। ठीक है। उसके बाद है वे राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं और नीतियों और कानूनों को लागू करने, राज्य के संसाधनों के प्रबंधन एवं केंद्र सरकार तथा अन्य राज्यों के साथ अपने व्यवहार में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। विधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति के जो पावर्स होते हैं उसके बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही रहे। सबसे पहला है, भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। दूसरा है, विधायी शक्ति के माध्यम से वह पहले सत्र में संसद को संबोधित कर सकता है। तीसरा है, कार्यकारी शक्ति के माध्यम से वह अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकता है। और चौथा है, वह अपनी कूटनीतिक शक्ति के द्वारा सेना के प्रमुख की नियुक्ति कर सकता है। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 तथा 3, ऑप्शन सी है 3 तथा 4 और ऑप्शन डी है 2 तथा 4। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, 1 तथा 2 दोनों सही हैं। ठीक है जी। तो एक है, भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। दूसरा है, विधायी शक्ति के माध्यम से वह पहले सत्र में जो है संसद को संबोधित कर सकते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास प्राप्त शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं आपको पता होना चाहिए। कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं, विधायी शक्तियाँ होती हैं, वित्तीय शक्तियाँ होती हैं, न्यायिक शक्तियाँ होती हैं,
कूटनीतिक शक्तियाँ होती हैं और सैन्य शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने नए डेयरी संयंत्र खोले जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 5। सो रिसेंटली हाउ मेनी न्यू डेयरी प्लांट्स आर डिक्लेयर्ड टू बी ओपन इन उत्तर प्रदेश? 9, 6, 10 और 5। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए 9। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन 12 सितंबर 2022 को ग्रेटर नोएडा में किया गया था। इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। पिछली बार यह शिखर सम्मेलन वर्ष 1974 में भारत में आयोजित किया गया था। ठीक है। इस शहर ने पहले होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है दुबई, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क या ऑप्शन डी है काठमांडू। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी दुबई। ठीक है। सो दुबई में होम्योपैथिक के सम्मान के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। इसका विषय जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाली बीमारियां थी। इसका उद्देश्य दवाओं, औषधियों और प्रथाओं की एक होम्योपैथिक प्रणाली के बारे में शिक्षित करना और इसे बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम का आयोजन बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC जो है आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NAPCC जो है आपका हो जाएगा ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है उसमें जो है कौन सा मिशन शामिल नहीं है बताना है। सबसे पहला है राष्ट्रीय जल मिशन, दूसरा है राष्ट्रीय सौर मिशन, तीसरा है राष्ट्रीय तटीय मिशन या चौथा है सतत विकास के लिए राष्ट्रीय मिशन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मिशन अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज? नेशनल वाटर मिशन, नेशनल सोलर मिशन, नेशनल कोस्टल मिशन या नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन सी, राष्ट्रीय तटीय मिशन यानी नेशनल कोस्टल मिशन जो है वो NAPCC के शिखर में शामिल नहीं है। ठीक है, कार्य योजना में शामिल नहीं है ये। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। और दूसरा है, इसके पास दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियां होती हैं और इसकी कार्यवाहियों का चरित्र न्यायिक होता है। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। सो क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? First statement is the chairman and the member are appointed by the president on the recommendation of a 6 members committee. And second है, it has all the powers of a civil court and its proceedings have a judicial character. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी यानी 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को 12 अक्टूबर 1953 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किया गया था। इसे मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 और मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संशोधित किया गया था। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन था वो 12 अक्टूबर 1953 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1953 के तहत स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी 2 विशेषताएं अमेरिका के संविधान से ली गई हैं? पहला है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, न्यायिक समीक्षा और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आपको बताना है कि नीचे दिए गए कूट में से कौन से वे 2 विशेषताएं हैं जो अमेरिकी संविधान से ली गई हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, 1 और तथा 3 दोनों। ठीक है जी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी आपका। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के संविधान से जो है हम लोगों ने 2 चीज़ों को लिया है, और आपको ब्रिटिश संविधान से पता होना चाहिए कि संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया आदि जो है ब्रिटिश सरकार से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया संविधान से हमने समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और अंतर संबंध की स्वतंत्रता और संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को लिया है। कनाडा के संविधान से हमने एक मजबूत केंद्र वाला संघ, केंद्र में
अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, जापानी संविधान से हमने द्वारा एक कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ले रखा है, और अमेरिकी संविधान से हमने क्या ले रखा है, वो दो चीज़ें हैं आपकी मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आइए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ बना है? तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इन इंडिया हैज़ बिकेम यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। नंबर 1 नीलांबूर, ऑप्शन बी वाराणसी, नंबर सी वारंगल और त्रिशूर। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा, आपको बताना है कि वे कौन से दो शहर हैं जो यूनेस्को द्वारा ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ बने हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि 1, 3 और 4। ठीक है, ये तीनों ही जो है साउथ इंडिया के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बाकी वाराणसी आपका नॉर्थ इंडिया में आता है। तो आपको याद रखना है कि साउथ इंडिया के 3 जो सिटीज़ हैं वो जो हैं यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ बने हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहले तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस बांध पर किया गया है? सो आपको बताना है द फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन उत्तर प्रदेश विल बी इनागुरेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स। सबसे पहला है भैंसोरा बांध, उसके बाद है पाहुज बांध, उसके बाद है नौगढ़ बांध और उसके बाद है रिहंद बांध। सो कौन सा इसमें से आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी रिहंद बांध। उत्तर प्रदेश सरकार ने रिहंद बांध पर 750 करोड़ रुपए के निवेश से फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र को जो है बनाने की मंजूरी दी है। यह उत्तर प्रदेश में जल की सतह पर तैरने वाला यानी फ्लोटिंग पहला सौर ऊर्जा संयंत्र होगा और देश में सबसे बड़ा भी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है? सो आपको बताना है कि थ्रू विच अमेंडमेंट जो है आपको जो है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एडेड 3 न्यू वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, दूसरा है 46वां संविधान संशोधन अधिनियम, तीसरा है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम और चौथा है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 42वां यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत जो है संविधान की प्रस्तावना संविधान का सारांश अथवा सार है। यह संविधान की भूमिका या प्रस्तावना को संदर्भित करता है। प्रख्यात विधिवेत्ता और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था और संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। वर्ष 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना को संशोधन किया गया, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि नीचे दिए गए कूट में से कौन सा प्रश्न जो है कौन सा कथन या प्रश्न आंसर सही हो जाएगा। पहला है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को 4 महीने तक के लिए रोक सकती है। दूसरा है, विधान परिषद की संरचना से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 200 के अंतर्गत दिए गए हैं। तीसरा है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और चौथा है, सुमित्रा देवी उत्तर प्रदेश विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। राज्य विधानमंडल के संबंध में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है इनमें से कौन सा या कौन से कथन जो है सही रहेंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन 1, यानी कि 1 और 3 दोनों सही हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि हमारे संविधान के तहत किसी पदाधिकारी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जानी है तो वह प्रधानमंत्री से है, ना कि संघ का राष्ट्रपति। यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है M.N. रॉय, ऑप्शन सी है B.N. राव या ऑप्शन डी है B.R. अम्बेडकर। किसने बताया था कि भारत की जो प्रधानमंत्री है वो इक्वलेंट है राष्ट्रपति के यूएस के? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी B.R. अम्बेडकर।
प्रधानमंत्री की भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत ही निर्णायक और अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। B.R. अम्बेडकर के अनुसार यदि हमारे संविधान के तहत किसी पदाधिकारी की तुलना अमेरिकी के राष्ट्रपति से की जानी है तो वो प्रधानमंत्री है, ना कि संघ का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 34वां प्रश्न है ये। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नया पर्यटक पुलिस स्टेशन खोलने का निर्णय लिया है? तो आपको बताना है कि यूपी गवर्नमेंट ने जो है कहाँ पे जो है एक जो है टूरिस्ट पुलिस स्टेशन खोलने की जो है घोषणा की है। ऑप्शन ए है अयोध्या, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है कुशीनगर या ऑप्शन डी है वृंदावन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी यानी कि कुशीनगर। 14 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कुशीनगर में 18 नए पुलिस स्टेशन और 12 पुलिस चौकी स्थापित करने तथा एक नया पर्यटक पुलिस स्टेशन खोलने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस महानिदेशक और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को नए पुलिस स्टेशन और चौकियों स्थापित करने के लिए आदेश जारी किए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है। सितंबर 2022 में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया, जिसमें शामिल हुए कितने देश शामिल हुए आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है 30 देश, बी है 26 देश, सी है 35 देश और डी है 20 देश। सो कितने देशों ने जो है इसमें हिस्सा लिया? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 26 देश। सो यूनाइटेड किंगडम और इंडिया द्वारा जो है साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया था, उसमें 26 देशों ने हिस्सा लिया है। अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCSK नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के लिए जो बताया गया है नीचे कथन, इनमें से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। पहला कथन है इसकी स्थापना वर्ष 1993 में 3 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए की गई थी और दूसरा है वर्ष 2004 में इसका विस्तार एक संविधिक निकाय के रूप में किया गया। नीचे दी गई कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। विद द रेफरेंस टू द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट और आर नॉट करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट वॉज सेट अप इन 1993 फॉर an initial period of 3 years, and second statement it has been extended as a statutory body since 2004. सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है जी, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था आपको बताना है कि लोकतंत्र बचाओ सेव डेमोक्रेसी किसने दिया था। ऑप्शन ए है स्वतंत्र पार्टी, ऑप्शन बी है वामपंथियों द्वारा, ऑप्शन सी है तेलुगु देशम पार्टी और ऑप्शन डी है जनता पार्टी द्वारा। सो लोकतंत्र बचाओ का जो नारा दिया गया था ये दिया गया था जनता पार्टी द्वारा। ठीक है जी, सो वर्ष 1977 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान जनता पार्टी द्वारा लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया था। इस समय जनता पार्टी ने आपातकाल के दौरान की गई जो जातियां थी उसको जो है ख़त्म करने के लिए या स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए जो है बताया था, नारा दिया था लोकतंत्र बचाओ। अगला प्रश्न है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला कथन है ग्राम सभा की भूमिका और कार्य राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। दूसरा है प्रत्येक पंचायत निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा। देखो दूसरा वाला तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन क्या पहला सही है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे आपके। ठीक है, अगला प्रश्न है। पीएम श्री योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला है यह देश भर के स्कूलों में उन्नयन और विकास के लिए एक योजना है। दूसरा है यह प्रवासी श्रमिकों के लिए एक संशोधित सामाजिक सुरक्षा योजना है। तीसरा है यह देश भर के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने की योजना है और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि यह देश भर के स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए योजना है। सो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना जो है यह देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए केंद्र प्रायोजित किया गया योजना है। यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा प्रबंधित मौजूदा स्कूलों को सशक्त करने का लक्ष्य रखता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस मंडल में नदी अभयारण्य का निर्माण किया जा रहा है। पहला है आगरा, दूसरा है मुरादाबाद, तीसरा है अलीगढ़ और चौथा है बस्ती। सो आपको बताना है कि इन विच डिवीज़न ऑफ उत्तर प्रदेश
जो है नंदी सेंचुरी इज़ गोइंग टू बी बिल्ट। तो नंदी अभ्यारण्य जो है वो कौन सी जो है डिवीज़न में बनाया जाएगा? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, मुरादाबाद। आवारा पशुओं की समस्या को देखते हुए 19 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल आयुक्त अंजनेय सिंह ने कहा कि इस समस्या को दूर करने के लिए मुरादाबाद मंडल में नंदी अभयारण्य बनाने की पहल की जा रही है। राज्य में गायों के पालन पोषण के लिए कई गौशालाएं बनाकर तैयार हो चुकी हैं और उनकी व्यवस्था के लिए काफ़ी सुधार किए गए हैं, लेकिन नंदी यानी गायों की देखभाल के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए इन अभयारण्यों की स्थापना की योजना तैयार की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को किस हेतु अधिकृत करता है? पहला है राज्य की विषय सूची को संशोधित करने के लिए, दूसरा है नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करने के लिए, तीसरा है किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने का, और चौथा है एक अनुसूचित क्षेत्र को कम करने के लिए। सो आपको बताना है आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू amend the subject list of states, admit new state into the Union of India, alter the boundaries of any state और dismisses the scheduled areas। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को उसकी उचित समझ के अनुसार भारत संघ में शामिल करने या उसके नियमों एवं शर्तों में जो है राज्यों की स्थापना करने का अधिकार देता है, लेकिन जो अनुच्छेद 3 संसद को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है वो पहला अधिकार है किसी राज्य से एक क्षेत्र को अलग करने या दो अलग राज्य बनाने का अधिकार देता है, किसी भी राज्य के क्षेत्रफल में वृद्धि करने का अधिकार देता है, किसी राज्य के क्षेत्रफल को कम करने का अधिकार देता है, या किसी भी राज्य के नाम बदलने को अधिकार कौन देता है? तो वो अनुच्छेद 3 देता है। अनुच्छेद 2 देता है नए राज्यों की स्थापना की शक्ति, और उनमें जो है अनुच्छेद 2 के तहत ही जो है भारत में संघ में शामिल करने की शक्ति भी देता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव कौन है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश सरकार में हु इज़ द चीफ सेक्रेटरी एट दिस टाइम। ऑप्शन ए है दुर्गा शंकर मिश्रा, ऑप्शन बी है अजय कुमार भल्ला, ऑप्शन सी है उत्पल कुमार सिंह, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है दुर्गा शंकर मिश्रा। ठीक है, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है इसकी स्थापना वर्ष 1919 में वर्साई की संधि द्वारा की गई थी, और दूसरा है वर्ष 1969 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा सही है बताना है। ऑप्शन ए है केवल एक सही, ऑप्शन बी है एक और दो दोनों सही, ऑप्शन सी है केवल दो सही, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही तो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, एक और दो दोनों सही। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसकी स्थापना कानपुर में किया जाना है, दूसरा इसे 500 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा, तीसरा है गैर प्रदूषणकारी श्वेत श्रेणी उद्योग के रूप में वस्त्र उद्योग को प्राथमिकता दी जाएगी, और चौथा है पहली फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में 200 उद्यमी अपनी फैक्ट्रियां लगा सकेंगे। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी 3 और 4 सही हैं। अगला प्रश्न है भारत का पहला मॉडिफाइड बायो विलेज कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है गुजरात में, या ऑप्शन डी है त्रिपुरा में। आपको बताना है इंडियाज़ फर्स्ट मॉडिफाइड बायो विलेज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, त्रिपुरा में। भारत का पहला रूपांतरित बायो विलेज त्रिपुरा में स्थित है। यह देश में इस प्रकार का पहला राज्य है। त्रिपुरा का दासपारा गांव कृत्रिम उर्वरकों के लिए उपयोग को कम करते हुए प्रकृति आधारित जीवन शैली और आजीविका पर केंद्रित हो गया है। दासपारा में 64 परिवार रहते हैं जो मछली पकड़ने और कृषि पर निर्भर हैं। त्रिपुरा सरकार ने राज्य में 100 बायो विलेज स्थापित करने की योजना बनाई है। बायो विलेज परियोजना का उद्देश्य होता है स्थायी आजीविका और खाद्य सुरक्षा प्रदान कर ग्रामीण समुदायों का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है अस्पृश्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है,
और दूसरा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है प्रकृति में निरपेक्ष है। सो आपको इसमें बताना है विद द रेफरेंस टू अनटचेबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। Untouchability has been defined in the Indian Constitution and second statement is Article 17 of the Indian Constitution is absolute in nature. So इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, केवल 2 सही। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है मंत्रिमंडल केंद्र सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण होगा और दूसरा है प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्या केवल 1 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, केवल 2 सही है और केवल ना तो 1 और ना ही 2, कोई भी सही नहीं है इसमें से। तो केंद्र सरकार के संबंध में बताना है कि प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, क्या ये सही है या नहीं है। और पहला है कि मंत्रिमंडल, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूज़न है क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, ये सही है, ये गलत है। और पहला है क्योंकि निश्चित कार्यकाल तो होता ही है, और दूसरा है कि मंत्रिमंडल केंद्र सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण होता है, तो ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है मेरे ख्याल से ऑप्शन ए है, बट अगर कोई आपको डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगला प्रश्न है सरकार के संसदीय स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है सरकार का संसदीय स्वरूप निरंकुशता को प्रतिबंधित करता है और दूसरा है इस रूप में विधायी और कार्यपालिका अविभाज्य हो जाते हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। पहला ऑप्शन है केवल 1 सही, दूसरा है 1 और 2 दोनों सही, तीसरा है केवल 2 सही और चौथा है ना तो 1 और ना ही 2। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही। भारतीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं आपको बताना है। पहला है वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने का यह देश का पहला प्रयास है और दूसरा है हाल ही में केंद्र ने वर्ष 2026 तक पीएम सांद्रण में 40% की कमी लाने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला है केवल 1 सही, दूसरा है 1 और 2 दोनों, तीसरा है ना तो 1 और ना ही 2, तीसरा है 2 और चौथा है ना तो 1 और ना ही 2। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि ना तो 1 और ना ही 2। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, इसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। समयबद्ध शमन लक्ष्य के साथ वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने का यह देश का पहला प्रयास है। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से देखिए पहला देश का पहला प्रयास वायु प्रबंधन के, तो ये तो पहला कथन अंतर सही हो जाएगा। तो और दूसरा जो है हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है इसके जो है 40%, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा, ये मैंने गलती से आपको ऑप्शन डी बताया है, यह ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है जी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एससीओ की बैठक 22वीं बैठक में भारत के किस शहर में शंघाई सहयोग संगठन पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के लिए नामित किया गया है। पहला है उज्जैन, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है शिमला और चौथा है भोपाल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है वाराणसी। शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की जो है परिषद की समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित 22वें शिखर सम्मेलन में 16 सितंबर 2022 को वाराणसी शहर को 2022-2023 की अवधि के लिए एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। पहला कथन है अनुच्छेद 21 ए वर्ष 2002 के 82वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है और दूसरा है यह प्रावधान करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। नीचे दिए गए कूट में से कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट रहेगा आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, यानी केवल 2 सही है। ठीक है जी। सो अनुच्छेद 21 ए में घोषणा की गई है कि राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य द्वारा निर्धारित तरीके से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। आज के लिए बस इतने ही प्रश्न, मिलते हैं अगली सीरीज़ में, तब तक के लिए नमस्कार।